हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आज हमारा मोशन का थर्ड लेक्चर है। ठीक है, अभी तक हम अपना जो एक्सेलरेशन तक पार्ट है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, मोशन, रेस्ट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम देख चुके हैं डिटेल में विद ग्राफ्स। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे विद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, बट बिफोर दैट हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेंगे सर्कुलर मोशन का, क्योंकि उसके रिगार्डिंग फोर्सेस आती हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सर्कुलर मोशन के बारे में देख लेंगे, उसके बाद हम जंप करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में। ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद हम देखेंगे हमारा जो एक और टॉपिक था आपका सिलेबस में, दैट इज़ मास एंड वेट, उसको हम समझ लेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? जब भी जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, वो अगर हम देखें सर्कुलर पाथ के अलोंग, तो वो क्या होता है हमारा सर्कुलर मोशन। ठीक है, अगर मैं ब्रॉडली बात करूँ तो मोशन बेसिकली जो होता है उसकी ब्रॉडली 3 मेन कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक तो आ गया रेक्टिलिनियर मोशन, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे पीछे, वो रेक्टिलिनियर मोशन था। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन कौन सा हो गया? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, जो भी हम कंसेप्ट देखे पीछे, वो हमने रेक्टिलिनियर मोशन के बेसिस पे ही देखे थे। सेकेंड टाइप का मोशन आ जाता है सर्कुलर मोशन, जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देन हमारा थर्ड टाइप का मोशन आ जाता है ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन। ये किस टाइप का मोशन है? जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो टू एंड फ्रो पोजीशन पे जब मूव करता है तो उसको हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है, ऑसिलेटरी मोशन की मैंने स्लाइड डाली नहीं है। बेसिक मैंने आपको बता दी, रेक्टिलिनियर हो गया मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन हो गया मोशन अलोंग ए सर्कुलर पाथ, और ऑसिलेटरी मोशन हो गया हमारा टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हम देखेंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, देन हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है, दैट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ सर्कुलर पाथ हमारा क्या होता है? सर्कुलर मोशन। अगर हम बात करें इसकी डायरेक्शन की, अब जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में घूम तो रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम तो रहा है, बट इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है? अगर हम इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात करें तो वो क्या होती है? हमेशा टेंजेंट होती है पॉइंट के। ठीक है, जहाँ से भी ये पॉइंट है ये, ठीक है, हर एक पॉइंट से, अगर हम इस पॉइंट की बात करें कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या होगी, तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो क्या हो जाएगी? उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने अपने हाथ से एक स्टोन घुमा रही हूँ, वाई थ्रेड स्ट्रिंग। ठीक है, स्टोन को मैंने थ्रेड से बांधा और उस थ्रेड को मैं अपने हाथों से घुमा रही हूँ। ठीक है, जब भी मैं उस थ्रेड को छोड़ूंगी तो जो भी डायरेक्शन होगा उस स्टोन का, वो हमेशा क्या होगा? टेंजेंट होगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के टेंजेंट होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है ऑब्जेक्ट का, तो वो हमेशा याद रखना कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है एट एनी पॉइंट इन अ सर्कुलर मोशन इज गिवन बाय टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट कम्स, ठीक है, अब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह का मोशन है। ठीक है, जो सर्कुलर मोशन, जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, वो हमेशा याद रखना वो क्या होता है? हमारा एक्सेलरेटेड मोशन होता है। अब जब हमने टर्म यूज की एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, हमने डेफिनेशन जब हमने जिसने लास्ट लेक्चर नहीं पढ़ा वो देख लें, हमने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा कि एक्सेलरेटेड मोशन क्या होता है। एक्सेलरेटेड मोशन वो होता है कि जब भी वेलोसिटी चेंज होती है, जब भी वेलोसिटी चेंज होगी तो हमारा जो मोशन बनेगा वो कौन सा होगा? हमारा बनेगा वो एक्सेलरेटेड मोशन होगा। ठीक है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तो हमारी एक्सेलरेशन 0 रहती है, तो इट मीन्स एक्सेलरेशन मोशन के लिए हमारा वेलोसिटी का चेंज होना ज़रूरी है। अब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो रही है, ये क्वेश्चन अराइज होता है। तो जब मैंने आपको वेलोसिटी पढ़ाई थी,
उसमें हमने जब उसके टाइप्स देखे तो मैंने वहाँ पे बताया था कि वेलोसिटी को हम वेरी कैसे कैसे कर सकते हैं, या तो उसकी हम स्पीड वेरी करें वेलोसिटी की, या तो अगर हम स्पीड वेरी करें ऑब्जेक्ट की तो वेलोसिटी चेंज होगी, या फिर अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज करें तो भी वेलोसिटी क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंडेंट होती है, डायरेक्शन पे, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो वेलोसिटी डायरेक्शन पे भी डिपेंडेंट होती है। सो डायरेक्शन चेंज करने से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है। सो इस केस में सर्कुलर मोशन के केस में क्या हो रहा है, अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो इस तरह से है। इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करूं तो वो इस डायरेक्शन में है। सो हर एक पॉइंट पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट है। ये हमें सर्कुलर में इसीलिए लग रहा है क्योंकि हमने एक उसको फोर्स से बांध के रखा है। जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हमेशा टेंजेंट ही रहेगी और वो हर पॉइंट पे चेंज होता है। ठीक है, और क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है तो इट मीन्स इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है वो हमेशा कौन सा होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है, बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग। ठीक है, सो आई होप आपको सर्कुलर मोशन क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब सर्कुलर मोशन से ही रिगार्डिंग दो इंपॉर्टेंट फोर्सेस होती हैं, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स को इन फोर्सेस में डाउट रहता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है। ठीक है, इसमें मैं आपको दो एग्जांपल्स लूंगी, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पहला एग्जांपल देखेंगे, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ, मैंने जो स्टोन है, मैंने एक स्टोन लिया और स्टोन को मैंने थ्रेड से बांधा है और थ्रेड को मैं घुमा रही हूँ। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा स्टोन भी घूम रहा है। ठीक है, तो जो स्टोन पे फोर्स लग रही है, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, जो स्टोन पे फोर्स लग रही है जिसकी वजह से स्टोन घूम रहा है, आप जस्ट इमेजिन करो, जो मैंने भी चीज बोला कि आप अपने हाथ पे एक स्ट्रिंग लिया है और आप स्टोन को घुमा रहे हो, तो जो फोर्स स्टोन को हेल्प कर रही है रोटेट करने में, जिसकी वजह से स्टोन रोटेट कर रहा है, वो फोर्स कहाँ से आ रही है, वो फोर्स आ रही है आपके हैंड से, थ्रू दैट स्ट्रिंग। उस स्ट्रिंग की मदद से आपके हैंड की वजह से वो फोर्स जो है वो आ रही है। ठीक है, आपका हाथ वो जो है वो फोर्स लगा रहा है, किसके थ्रू, स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, सो जो फोर्स आपका हाथ लगा रहा है उस स्टोन पे, जिसकी वजह से वो स्टोन सर्कुलर मोशन कर रहा है, वही फोर्स जो हमारा हाथ लगा रहा है वो है हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, द फोर्स विच एक्ट टुवर्ड्स दिस सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जब भी कोई बॉडी एक मूव करती है सर्कुलर पाथ में, तो जो सेंट्रल फोर्स है जो उसको मदद कर रही है उसको घूमने में, वही हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स है। इस केस में जो मेरा हाथ फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने आपको बोला हाथ लगा रहा है, तो मेरा हाथ कहाँ पे है, अगर मैं उसको इमेजिन करूं तो मेरा हाथ है सेंटर में। इट मीन्स जो ये फोर्स लग रही होती है ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ लगती है, और या फिर कह लो टूवर्ड्स द रेडियस लगती है, क्योंकि स्ट्रिंग के थ्रू लग रही है ना। तो स्ट्रिंग हमारा, अगर हम इमेजिन करें तो स्ट्रिंग हमारा क्या बन जाएगा, इस केस में रेडियस बन जाएगा। सो या तो ये हम इसको कह सकते हैं, दो तरीके में से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, या तो ये फोर्स सेंटर की तरफ से लगती है, या फिर हम कह लो टूवर्ड्स दी दिस योर टूवर्ड्स दी सेंटर लगती है, या फिर इट विल एक्ट अलोंग दी रेडियस। ठीक है, सो आई होप आपको सेंट्रीपिटल फोर्स क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, अ फोर्स रिक्वायर्ड to make a body move along a circular path with uniform speed is called centripetal force. It always acts along the radius and towards the center of circular path. ठीक है, ये था हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा। जिस तरह से सेंट्रीपिटल फोर्स में जो फोर्स थी वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक फोर्स थी जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा था सेंटर की टूवर्ड्स लग रही थी,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी होती है? ये सेंटर के ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है। फॉर एग्जाम्पल आप जस्ट इमेजिन करो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप किसी बस में बैठे हुए हो, ठीक है, और जो बस ड्राइवर है वो अपनी बस का जो मोड़ है वो लेफ्ट हैंड साइड को काटता है, ठीक है, वो अपनी बस का मोड़ जो है लेफ्ट हैंड साइड को काट रहा है। तो बीइंग अ पैसेंजर आप जो है राइट हैंड साइड को बेंड करने लगोगे, ठीक है। अगर ड्राइवर, एक रोड है और ये बस चल रही है, और बस ड्राइवर अगर लेफ्ट हैंड साइड को मोड़ काट रहा है और आप अगर बस में बैठे हो, तो आप जो है वो राइट हैंड साइड पे बेंड होगे। आप इमेजिन करके देख लो, आपको पता चल जाएगा कि आप किस साइड बेंड होगे, राइट साइड। सो ये जो फोर्स लगी, क्योंकि मुड़ रहे हो आप लेफ्ट की तरफ, बट आप जो बस है वो मुड़ रही है लेफ्ट की तरफ टूवर्ड्स द सेंटर, बट जो आपका डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द सेंटर है। सो यही फोर्स जो अवे फ्रॉम द सेंटर लग रही है, यही हमारी कौन सी होती है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या बोल रही है। इन अ सर्कुलर मोशन वी एक्सपीरियंस a force is acting on us in opposite direction of centripetal force is called centrifugal force, ठीक है। आई होप आपको सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा और इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसको, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है, इसी को हम बोलते हैं अपैरेंट फोर्स या फिर इमेजिनरी फोर्स, विच इज ऑल्सो नोन एज स्यूडो फोर्स, ठीक है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ही नाम हैं, ठीक है। सो सर्कुलर मोशन में हमको इतना ही देखना था। नेक्स्ट कम्स द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। यहाँ से हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम इसे लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं और ये इनर्शिया क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। इतना तो पता चल गया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। बट न्यूटन फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट क्या बोलती है वो देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट बोलती है एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी in its state of rest or of uniform motion along a straight line unless and until a net external force acts on it। इसका मतलब है कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे तब तक पड़ी रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए, या फिर एक ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में तब तक चलता रहेगा जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो। ये बोला था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने, ठीक है। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया भी सेम चीज़ है। इनर्शिया होती है, अगर हम लेमन लैंग्वेज में समझें तो इनर्शिया हो गया रेजिस्टेंस, किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करना, ठीक है। किसी भी चीज़ को रेजिस्ट करने को हम बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। अब द टर्म इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस टू चेंज। इसको रेजिस्टेंस मीन्स इसको चेंज नहीं होना, इसको जैसा है इसको वैसा ही रहना है, इसने चेंज नहीं होना। तो अगर हम देखें कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगा, वो खुद से अपना मोशन या अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, ठीक है। वो क्या रहेगा? रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, वो खुद से चेंज नहीं करेगा अपनी पोजीशन। और वैसे ही कोई यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई ना हो, तो वो सेम यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा। इनर्शिया क्या बोलता है? इट इज़ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटीरियल बॉडी by virtue of which it cannot change by itself its state of rest or of uniform motion in a straight line। means वो खुद से नहीं करेगा चेंज, खुद रेस्ट पे है तो खुद से ही वो अपनी पोजीशन ही चेंज करेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो खुद से ही अपना वो मोशन चेंज नहीं करेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। इसको हम एग्जाम्पल से आराम से समझ सकते हैं। जैसे एक टेबल पे बुक पड़ी है, सो वो बुक जो है रेस्ट पे ही रहेगी जब तक हम उस पर उसको फोर्स नहीं लगाएंगे, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे। नेट एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब है कि हमारे पास फोर्सेस होती हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। अगर तो फोर्स बैलेंस्ड है, ठीक है, अगर फोर्स बैलेंस्ड है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता, ठीक है। अगर फोर्स बैलेंस्ड है, अगर सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है,
इधर से भी आप उसको 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बैलेंस्ड फोर्सेस लग रही हैं। ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए। अगर यहाँ पे सपोज 20 होगा, यहाँ पे 10 होगा, तो फोर्सेस क्या हो गई? अनबैलेंस्ड। अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा और वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो किसी भी चीज़ को यही जो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है, इसी को हम नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। एक्सटर्नल फोर्स और नेट मीन्स कि दोनों तरफ से लग रही है, तो अगर ये बैलेंस्ड होगी तो ये नेट फोर्स उस केस में 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स लगानी होती है इन ऑर्डर टू चेंज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये मतलब था नेट एक्सटर्नल फोर्स का। ठीक है, अब जो ये टर्म थी इनर्शिया, ये फर्स्ट टाइम न्यूटन ने नहीं दी थी। ठीक है, न्यूटन ने इस पे सिर्फ लॉ बनाया था, बट जो टर्म इनर्शिया थी ये गैलीलियो ने दी थी, और जिसपे लॉ बनाया था न्यूटन ने, और उसको नाम दे दिया गया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है, बट अगर हम बात करें इस टर्म की, इनर्शिया टर्म की, ये हमें गैलीलियो ने दी थी। ठीक है, और मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, इसको याद रखना। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया? इनर्शिया तो आपको समझ आ गया कि इट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, जब तक कोई फोर्स अप्लाई ना हो। अब द थिंग इज कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया का क्या मतलब है? अब एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज 10 kg का, इसको हिलाने में, मूव करवाने में जितनी फोर्स चाहिए उससे कहीं ज़्यादा फोर्स हमें चाहिए होगी अगर हमें सपोज 15 kg का ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा ये इनर्शिया दे रहा है, उतना ज़्यादा ये रेजिस्ट कर रहा है कि मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, और उसको हिलाने के लिए हमें उतना ही ज़्यादा क्या चाहिए? फोर्स है। ऑब्वियसली अगर सपोज एक बच्चा है, वो बेंच पे बैठा है जिसका 10 किलो वेट है, ठीक है, और दूसरे हैंड पे 15 किलो का बच्चा बैठा है, ठीक है, सो आपको हटाना किसके लिए मुश्किल हो जाएगा? ऑब्वियसली जिसका मास ज़्यादा है। जिसका मास ज़्यादा है उसको हटाने में अपनी जगह से आपको फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। आपको फोर्स ज़्यादा क्यों लगानी पड़ेगी? क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है कि मैं चेंज नहीं करूँगा या मैं अपनी सीट से नहीं हिटूंगा, जो उसकी रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है। और उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है। सो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मीन्स उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। सो इट मीन्स कि मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो आई होप आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ और इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। अब इनर्शिया भी ना 3 टाइप्स का होता है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होती है? इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, वो रेस्ट पे ही रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होती। ठीक है, इसकी अगर हम एक एग्जांपल देखें तो एक कॉमन एग्जांपल है बस की। ठीक है, बस में ये एग्जांपल 9th-10th में आपने देखी होगी, ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है, आपको एनसीईआरटी वगैरह में मिल जाएगी। कि जब हम बैठे होते हैं, ठीक है, बस में, और बस स्टार्ट नहीं हुई होती है, तो बस भी रेस्ट पे होती है और हम भी रेस्ट पे होते हैं। ठीक है, जैसे ही बस स्टार्ट होती है, सो वी फील अ जर्क, बैक साइड पे जर्क फील करते हैं। ठीक है, हमें बैक साइड पे जर्क लगता है। वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है रेस्ट पे होती है। ठीक है, अब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है, वो रेजिस्ट करती है चेंज के लिए। सो जैसे ही ये हम बैठे हुए हैं, ये सीट है, ठीक है, ये फ्लोरिंग है, बस की फ्लोरिंग है। सो जैसे ही बस स्टार्ट होगी, हम तो रेस्ट पे हैं, ठीक है, तो जब भी हमें मोशन में लाना है तो हम रेजिस्ट तो करेंगे। जैसे ही बस स्टार्ट हुई, हमारे जो पाँव थे वो इस फ्लोर के साथ लगे थे। ठीक है, जैसे ही बस मोशन में आई, हमारे पाँव भी जो है मोशन में आ गए। क्यों? क्योंकि ये बस के फ्लोर को टच कर रहे हैं। बट बीइंग अपर बॉडी वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं थी, तो वो रेस्ट पे ही थी। तो अब वो रेजिस्ट कर रही है चेंज जो भी आ रहा है उस पर। तो जैसे ही बस स्टार्ट की हुई तो इसने क्या किया? एक बैकवर्ड जर्क फील किया। क्यों? बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है,
इसकी एक और एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्लास ले लें, ठीक है, ग्लास के अंदर हम ऊपर हम रख लें एक कार्डबोर्ड, ये हमने लिखा है कार्डबोर्ड, और कार्डबोर्ड के ऊपर रख लें हम कॉइन, ठीक है। अगर हम इस कार्डबोर्ड को अपने हाथ से स्ट्राइक करते हैं तो कार्डबोर्ड क्या होएगा, ग्लास से गिर जाएगा, और जो कॉइन है ये ग्लास इधर से जो कार्डबोर्ड के ऊपर पड़ता है उधर से गिर के ग्लास के नीचे गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। हमने स्ट्राइक तो किया कार्डबोर्ड को जिसकी वजह से वो मोशन में आ गया, लेकिन कॉइन जो था वो रेस्ट पे ही था। रेस्ट पे होने की वजह से वो अपनी पोजीशन से नीचे गिर गया, नीचे आ गया, क्योंकि अब उसके नीचे का जो सपोर्ट था वो हट गया और वो नीचे ग्लास में गिर गया। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सो आई होप आपको इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर हुआ होगा कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। Similarly comes the concept of inertia of motion. इसमें क्या होता है? It is the tendency of the body to remain in motion until an external force is applied on it. एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तब तक रहेगी जब तक वो अपनी टेंडेंसी तब तक चेंज नहीं करेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। अगेन इसकी सेम एग्जांपल आ जाएगी, जैसे अब हम गाड़ी में सपोज खड़े हैं, ठीक है, और हमने हैंडल को सपोज पकड़ा हुआ है, बस में हम खड़े हैं और हमने हैंडल को पकड़ा हुआ है। अब क्या होगा, बस जो है वो, ये हम गाड़ी में खड़े हैं और हमने इसको पकड़ा हुआ है, ठीक है, हम मोशन में, गाड़ी मोशन में है, हम मोशन में है, ठीक है। गाड़ी ने सडनली ब्रेक मारा, हमारे पाँव जो थे वो रेस्ट पे आ गए क्योंकि गाड़ी रुक गई, बट हमारी जो अपर बॉडी है वो अभी भी मूव कर रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन क्योंकि बस आगे को जा रही है। सो जैसे बस रुकी तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ये सडनली रुक जाएगा, ठीक है, अपर बॉडी सडनली रुकेगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, एक फॉरवर्ड जर्क फील करेगा। दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। देन कम्स द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या है, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन until an external force is applied on it, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मूव इन अ पर्टिकुलर, फोर्स नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन until an external force is applied on it, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, फुटबॉल को एक प्लेयर यहाँ से किक करता है तो वो सेम इसी पोजीशन में जाता रहेगा, इसी डायरेक्शन में जाता रहेगा अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, मतलब उसको कोई और पर्सन प्लेयर किक करेगा मीन्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा, तो जब वो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेगा तो तब बॉल की डायरेक्शन यहाँ से बदल के किसी और डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये और अगर जब इस बॉल को कोई भी प्लेयर किक नहीं करेगा तो इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी, तो ये इस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाता जाएगा। जो फुटबॉल है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता जाएगा तब तक जब तक इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, मीन्स कि जब तक इसको दूसरा प्लेयर किक करके इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता जाएगा। सो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ इनर्शिया, जिसमें था इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो आई होप आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ, इनर्शिया का कॉन्सेप्ट और इनर्शिया के टाइप्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, ये बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अब इस लॉ को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मोमेंटम क्या होता है। सो पहले हम मोमेंटम देख लेते हैं। मोमेंटम होता है हमारा क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय अ बॉडी। अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ इसको सिंपल लैंग्वेज में मैं ये बोलूँगी कि कोई भी बॉडी जो मूव कर रही है तो वो क्या शो करती है, मोमेंटम शो करती है, ठीक है। कोई भी बॉडी जो मोशन में है, जो मूव कर रही है, इट मीन्स कि वो क्या शो कर रही है, मोमेंटम शो कर रही है, ठीक है। अब वो उसके अंदर मोशन कितना है वही चीज क्या होता है, हमारा मोमेंटम। जब एक बॉडी मूव कर रही है तो उस बॉडी के अंदर कितना मोशन है वही हमें क्या बताता है, मोमेंटम, ठीक है। और जब भी कोई बॉडी मूव कर रही है इट मीन्स वो मोमेंटम शो कर रही है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से।
इसको समझने के लिए मैं 2 एग्जांपल्स दूंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी ऑफ मोशन का क्या मतलब है इसमें, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे इस रिस्पेक्ट में कि जो मैं आपको बोलूँगी कि एक ऑब्जेक्ट को आप ये समझिए कि किसी ऑब्जेक्ट को रोकना कितना मुश्किल है। उस रिस्पेक्ट को, उस केस को लेके हम समझेंगे कि क्वांटिटी ऑफ मोशन में कि मैं क्या बात कह रही हूँ, ठीक है। अभी जो मैं एग्जांपल दूंगी उसमें बस आप ये सोचना कि किस ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल होगा, ठीक है। उसी से हमें पता चलेगा कि क्वांटिटी ऑफ मोशन की मैं क्या बात कर रही हूँ, कि क्वांटिटी ऑफ मोशन से मेरा क्या मतलब है, ठीक है। सो एग्जाम्पल ये है, और आपको क्या सोचना है कि किस ऑब्जेक्ट को रोकना मुश्किल है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास 10 kg का बॉल आ रहा है, ठीक है। दूसरा बॉल भी जो हमारे पास आ रहा है वो 10 kg का ही है, ठीक है। बट एक की वेलोसिटी जो है, ठीक है, एक ये बॉल है, ये भी 10 kg का है, ये भी 10 kg का है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। और अगर हमें किसी को रोकना हो, ठीक है, तो हमारे लिए रोकना किसके लिए मुश्किल होगा? जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी ना, हमें उसको रोकना मुश्किल होगा, ठीक है। क्योंकि जिसकी वेलोसिटी धीरे से आ रही है उसको हम आसानी से रोक सकते हैं। ऑब्वियसली अगर हमने देखा होगा कि जब हम घर पे क्रिकेट खेलते हैं छोटे भाई बहनों के साथ, तो वो इतनी फोर्स से बॉल को हिट नहीं कर पाते, तो उसकी जो बॉल की वेलोसिटी होती है बड़ी कम होती है, तो हम उसको ईजिली पकड़ पाते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, जब किसी ने बॉल को जोर से हिट किया हो, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज हो, तो हमें उसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। सो इससे हम क्या मतलब समझे कि जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे, कि वेलोसिटी कितनी है, ठीक है। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होएगी किसी ऑब्जेक्ट की, ध्यान से सुनो मेरे वर्ड्स, जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होएगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर जो मोशन होगा, वो क्वांटिटी ऑफ मोशन होगा वो उतना ही ज़्यादा होगा, उसको रोक पाना उतना ही मुश्किल होगा, उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, ठीक है। ये एक बात। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दूं, ठीक है, एक में ले लूं ट्रक, एक में ले लूं गाड़ी, ठीक है, दोनों की वेलोसिटी में कह लूं 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, दोनों की 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है। अब मैं बोलूं कि किसको रोकना मुश्किल है, तो आप हमेशा बोलोगे कि ट्रक को रोकना मुश्किल है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। सो इसका मतलब हम दूसरा पॉइंट क्या कंक्लूड कर पाए कि ऑब्जेक्ट जिसका मास ज़्यादा होगा उसके अंदर मोशन ज़्यादा होगा, और जिसके अंदर मोशन ज़्यादा होगा उसको रोक पाना मुश्किल होगा। इट मीन्स कि जिसका मास ज़्यादा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सो इन दो स्टेटमेंट से हम ये कंक्लूड कर पाए कि जो मोमेंटम है वो किसके बराबर है? मास पे भी डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। सो आई होप आपको समझ आया होगा कि क्वांटिटी ऑफ मोशन से मेरा क्या मतलब था, और ये किस पे डिपेंड करता है? मास पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। और मोमेंटम क्या हो गया कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है, ठीक है। और मोशन किस पे डिपेंड है? मास पे और वेलोसिटी पे, ठीक है। अब इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो मास की एसआई यूनिट हो जाएगी केजी, वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी एसआई यूनिट आ गई। और जो मोमेंटम है एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। वेलोसिटी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, ठीक, पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात हो रही है। तो अगर वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन डिपेंडेंट है किसी डायरेक्शन पे, ठीक है, वेलोसिटी डिपेंडेंट है किसी डायरेक्शन पे और मोमेंटम डिपेंडेंट है फर्दर किसी वेलोसिटी पे, तो इट मीन्स कि मोमेंटम में भी हम डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लेंगे। और अगर मोमेंटम में भी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट लेंगे तो मोमेंटम हमारा वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर है। मैं दोबारा बोल देती हूँ क्योंकि वेलोसिटी डिपेंडेंट है डायरेक्शन पे, ठीक है, और मोमेंटम डिपेंडेंट है फर्दर वेलोसिटी पे। सो अगर इसमें डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इस पे भी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। सो दैट्स व्हाई मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे लॉ के ऊपर। हमारा लॉ बोलता है कि जो फोर्स जो हम अप्लाई करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के। ठीक है, इसका क्या मतलब है, अब हमने इतना तो पता चल गया मोमेंटम क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है। ठीक है, अगर हमने उस क्वांटिटी ऑफ मोशन को चेंज करना है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर जितना भी क्वांटिटी ऑफ मोशन है उसको अगर हमें चेंज करना है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम को अगर हमें चेंज करना है तो इट मीन्स हमें कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, तभी जो मोशन है एक ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मोशन है, ठीक है, वो चेंज होगा। ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन चेंज होगा मतलब मोमेंटम, मैं मोमेंटम की बात कर रही हूँ। ठीक है, अगर हमें मोमेंटम को चेंज करना है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज करना है तो इट मीन्स हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो वही फोर्स जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, रेट इन चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, और यही फोर्स किसके बराबर आ जाती है, m/a। अब ये किस तरह से आया वो हम देखते हैं। फोर्स होगी हमारी चेंज इन लीनियर मोमेंटम दैट इज डेल पी अपॉन टी, क्योंकि डेल पी यहाँ पे क्या है हमारा मोमेंटम और डेल्टा बताते हैं चेंज। और मोमेंटम किसके बराबर होता है, हमने देखा था मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे होंगे मास इंटू वेलोसिटी की। ठीक है, माइनस m/u, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, या फिर हम इसको इस सेंस में देख लेते हैं, एक मिनट। फोर्स जो है डेल पी बाय टी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, सो इट मीन्स मास तो कांस्टेंट रहेगा। अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मास तो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी बाय टाइम, और वेलोसिटी चेंज होगी मतलब एम वी माइनस एम यू बाय टी, यही मतलब है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम अगर मास को बाहर ले लें तो ये बन जाएगा v माइनस यू बाई टी, और ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा v माइनस यू बाई टी। ठीक है, सो इस तरह से हमारा ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। जैसे हमने देखा, मैं आपको फिर से बता देती हूँ, फोर्स जो है डेल पी बाई टी हो जाएगा, और ये हमारा मोमेंटम है, चेंज होगा मास वेलोसिटी से। ठीक है, क्योंकि चेंज आ रहा है, और यही चीज़ हमारी बन जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इस तरह से हमारा फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, F इक्वल्स टू ma। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा जो SI यूनिट है वो क्या बन जाएगा, एक तो हो जाएगा फोर्स का न्यूटन, ठीक है, दूसरा हमारा बन जाएगा मास का बन जाएगा kg, और एक्सेलरेशन का बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, एक तो न्यूटन, दूसरा kg पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट अभी तक क्लियर हो गया होगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। ठीक है, उसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है, ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया। ठीक है, और SI यूनिट क्या है इसकी फोर्स की। ठीक है, देन हमने मोमेंटम देखा, मोमेंटम क्या होता है। देन अब हम हमारे पास आ जाएगा, हम इसमें अब सेकंड लॉ में हमारा अभी थोड़ा सा रह गया है कुछ, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर ही फोर्स क्या होती है। ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला तो मैंने बता दिया, बट हम एक जनरल देख लेंगे कि फोर्स क्या होती है, बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड फोर्स का हम कंसेप्ट देख लेंगे। ठीक है, और साथ में हम देख लेंगे कि इम्पल्स क्या होती है, और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हम देख लेंगे। ठीक है, सो ये सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वंस आई एम डन विद दिस टॉपिक। तो आपको PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ओके क्लास।